गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में एक चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो टॉपिक का नेम क्या है आपके? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे आपके हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडर ए जनरल केमिकल रिएक्शन इन ए क्लोज वेसल। और वो जनरल रिएक्शन क्या है आपके? ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी। ओके, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस तरह से हाफ ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी, तो इसको हम आर एफ से डिनोट करते हैं। किसी डिनोट करते हैं? आर एफ। और दूसरी है आपकी जो कि सी प्लस डी कन्वर्ट होता है आपके ए प्लस बी में, तो इसको हम आर बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेयर वेयर आर एफ, यहां पर क्या है आपकी? आर एफ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहां पर जो आरबी है वो क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इनिशियली रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है ना, ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी। तो इनिशियली क्या होगा आपके? जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट बनता जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या है, ये रिवर्स होने लगेगी। ठीक है ना, तो ये रेट है, ये जो आपके रिएक्शन है वो आपकी क्या है, रिवर्स होने लगेगी, यानी कि बैकवर्ड होने लगेगी। और एक सर्टेन स्टेज ऐसी आएगी, वो सर्टेन स्टेज पर क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। ठीक है ना, ओके। और इस स्टेट को हम बोलेंगे आपके इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपके क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो आपके क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगी। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ये जो कंडीशंस आपकी आ रही है वो कब आ रही है आपकी? इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ रही है। ठीक है ना, तो एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर आपकी ये कंडीशंस होगी। ओके, अब हम यहां पर कुछ स्टडी करने जा रहे हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टॉपिक हमारा क्या है यहां पर? कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारा टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे आपकी? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ द reactant and product do not change with time। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या होगा कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। ठीक है, टाइम आपका बढ़ता जाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपकी सेम रहेगी। ठीक है ना, और आपकी नेक्स्ट क्या है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, डायनामिक होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम
इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है तो हमें लगता है कि रिएक्शन रुक चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, लेकिन रिएक्शन आपकी डायनामिक कंडीशन में होती है, यानी कि फॉरवर्ड जितनी रेट से फॉरवर्ड होगी उतनी ही रेट से आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। तो हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, लेकिन स्टॉप नहीं होती है, वो डायनामिक होती है। ठीक है, तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है आपकी कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है थर्ड, equilibrium is not affected, तो equilibrium is not affected by the presence of या in the presence of catalyst। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो इक्विलिब्रियम है वो अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है ना, कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम ये है वो इक्विलिब्रियम को रैपिडली अटेन करवा दे, यानी कि हमें इक्विलिब्रियम जल्दी से मिल जाए। ठीक है, वो यहां पर इसका काम है कैटलिस्ट का, इक्विलिब्रियम रैपिडली स्टेबलाइज हो जाए, वो काम होता है कैटलिस्ट का। लेकिन इक्विलिब्रियम को अफेक्टेड नहीं करता है, जल्दी से अचीव हो जाए ये टेंडेंसी रखता है कैटलिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, the measurable properties of the system like temperature, concentration, color, density, etc. do not undergo any changes with the time at the chemical equilibrium conditions। ठीक है ना, equilibrium conditions पर आपके ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई मेजरेबल, वो आपके क्या है, चेंजेस नहीं होती है। ठीक है ना, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि नहीं चेंजेस होती हैं जैसे कि आपकी टेम्परेचर है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है, कलर है, डेंसिटी है। ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो उनमें यानी कि टाइम के साथ साथ में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आपके टाइम चाहे कितना भी आपके बढ़ता जाए, ये आपके जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंजेस नहीं होता है। ठीक है ना, तो डू नॉट अंडरगो एनी changes with respect to time at the chemical equilibrium conditions। इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है ना, तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हुई। तो ये कुछ इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है बच्चों। ठीक है, अब हमारा एक नया टॉपिक है एक्टिव मास। ठीक है ना, एक्टिव मास क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक्टिव मास, ठीक है। तो एक्टिव मास क्या होता है, ये क्या एक टर्म है, एक्टिव मास क्या एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। ठीक है, या फिर मोलर कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपकी द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्टिंग गैस इन एटमॉस्फेयर। अगर गैस को हम एटमॉस्फेयर में कंसीडर करें या फिर किसी भी सब्सटेंस के या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में एक्सप्रेशन करें, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, वही क्या होता है एक्टिव मास, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन को ही हम एक्टिव मास बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक्टिव मास क्या है आपकी मोलर कंसंट्रेशन है।
तो एक्टिव मास किसका टाइप, एक तरह से मोलर कंसंट्रेशन का टाइप है ये, ठीक है। तो ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है ये, मोलर कंसंट्रेशन है ये, ठीक है ना, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। अगर गैस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव मास, जो मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है वही एक्टिव मास का फॉर्मूला है। तो एक्टिव मास इक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस of the substance upon volume of solution in liter, ठीक है। तो लीटर में आपकी क्या हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है आपकी एक्टिव मास। अब एक्टिव मास क्या है आपकी, द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इन ए कांस्टेंट, ठीक है, इज ए कांस्टेंट, यानी कि इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है ये पॉइंट। या एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज ए यूनिटी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है, ये क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होगा वो क्या होता है, ऑलवेज वन होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखते हैं हम यहां पर, एक्टिव मास ऑफ, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड is a constant quantity, is a constant quantity, या फिर हम इसको क्या मानेंगे, यूनिटी मानेंगे, वन मानेंगे, ठीक है ना। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसके जो एक्टिव मास के जो अलग अलग नेम भी, इससे भी कॉल किया जाता है इसको, तो कुछ अलग अलग नेम भी हैं इसके, ठीक है ना, अदर नेम्स ऑफ एक्टिव मास। तो वो अदर नेम्स मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, अदर नेम्स ऑफ एक्टिव मास, किस किस नेम से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से नेम है बच्चों इसके, जैसे एक्टिव मास को हम क्या बोल सकते हैं, मोल पर लीटर के फॉर्म में बोल सकते हैं, मोल पर लीटर, ये एक्टिव मास है। दूसरा हम बोल सकते हैं इसको मोलारिटी, ठीक है। तीसरा हम इसको बोल सकते हैं आपकी कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। फोर्थ हम इसको बोल सकते हैं आपकी, सॉरी फोर्थ नहीं, डी, डी लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम एक्टिव क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्टिव क्वांटिटी, एक्टिव क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसको हम ऐसे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा तरीका और है इसको रिप्रेजेंट करने का,
इस तरह से भी हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू एनक्लोज करके हम शो कर सकते हैं। तो ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने का आपकी तरीका है कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक डेरिवेशन स्टडी करते हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंसीडर ए जनरल रिएक्शंस। मैंने वो रिएक्शन यहाँ पर देखो कंसीडर की है, और वो रिएक्शन क्या है आपके, देखिए M1A प्लस M2B, ये हो गए रिएक्टेंट, रिवर्सिबली शो किया। और ये हो गया आपकी N1 मोल ऑफ C प्रोडक्ट प्लस N2 मोल ऑफ D प्रोडक्ट, ये बना दिया। ठीक है, अब मुझे करना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लोमा। अकॉर्डिंग टू लोमा, अकॉर्डिंग टू लोमा, अकॉर्डिंग टू लोमा क्या होगा बच्चों, यहां पर देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस यानी कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, RF से। ठीक है, इक्वल, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और उसका कॉफिशिएंट M1 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट और उसका कॉफिशिएंट M2। ठीक है, सिमिलरली यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। ठीक है ना, तो यहां कर दिया RB से रिप्रेजेंट कर दिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके कंसंट्रेशन ऑफ सी प्रोडक्ट और उसकी कॉफिशिएंट पावर N1, उसकी कॉफिशिएंट पावर N1 मल्टीप्लाई डी प्रोडक्ट और उसकी कॉफिशिएंट पावर N2। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अब यहां पर इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या होगा, RF इक्वल क्या आएगा, KF A M1 B M2 और RB इक्वल क्या होगा, KB और यहां C N1 और ये डी प्रोडक्ट है उस पर पावर है N2। ठीक है, ये इस तरह से होगा आपकी। अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट RF इक्वल होता है RB। ठीक है, RF इक्वल होता है RB, तो आप वैल्यू पुट करोगे कि नहीं करोगे, KF, RF की जगह क्या लिखोगे, KF कंसंट्रेशन ऑफ A M1 पावर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ B M2 पावर हो गया, इक्वल में क्या है यहाँ पर KB कंसंट्रेशन ऑफ पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ C और पावर होगा N और ये हो गया आपकी T और इसके पावर N2। इससे से किया, KB को यहाँ KF के पास लेके गए, KF अपॉन KB और यहाँ क्या हो गया, ये C की पावर N1 और कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर N2 और इधर हो गया आपके A M1 और ये B यहां हो गया M2। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके ये वैल्यू आ गए। तो KF अपॉन KB का जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं K, बोलते हैं क्या बोलते हैं, K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम,
ये टी की पावर n2 और ये a m1 और b आपके m2। ठीक है, तो इससे से आपके ये फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट होता है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपके फॉर्मूला है। ये आपके न्यूमेरिकल में काम में आएगा। तो आज हम यहीं तक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको प्रोसीड करेंगे। हम के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके हम फॉर्म्स स्टडी करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्म में और पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके फॉर्म्स क्या होंगे आपके कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्म में। अगर हमने के को स्टडी किया तो वो होगा के सी होगा, और अगर पार्शियल प्रेशर के केस में अगर हमने कंसीडर किया तो वो केपी होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके, तब के लिए थैंक यू।